रोमांटिक कहानियां पर आप सभी का स्वागत है। वह रोज सुबह घर से ऐसे निकलता है जैसे उसके भीतर कोई रहस्य छुपा ही न हो, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब पहले जैसे नहीं रही थी। मैं उसकी पत्नी होने के नाते सब समझती थी, फिर भी पूछती थी, क्या सच में ऑफिस में इतना काम है? वह हंसकर बातें टाल देता, क्योंकि बेवफाई तो उसने ऐसा किया था। उसे लगता था कि वो बहुत चालाक है, पर सच ये था कि झूठ इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। रात को वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता, फोन की स्क्रीन बार बार देखता और मन ही मन डरता कि कहीं सब उजागर न हो जाए। उसे याद आता कि कभी यही घर उसकी सुकून की जगह था, जहाँ भरोसा था, अपनापन था। अब वही घर उसे कटघरे जैसा लगता था। क्या बेवफाई सच में खुशी देती है? ये सवाल उसके अंदर गूंजता रहता, क्योंकि उसने जिस पल दिल तोड़ा था उसी पल उसे शांति भी खो दी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे सामने आकर बैठ गया, मुझे अच्छी अच्छी बातें करने लगा और मुझे तोहफे में सोने की अंगूठी दी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे सोने की अंगूठी देगा। मुझे लगा कि कोई 5 या 7 हज़ार रुपये देकर जान छूट दे जाएगी और मैं उस पर भी खुश हो जाती, लेकिन मैं सोने की अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बस तुम हमेशा मेरी बात मानना। मैंने कहा कि आपकी बात मानूंगी तो किसकी मानूंगी। वो भी खुश हो गया। थोड़ी देर गुजरी कि उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ, उठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने सर नीचे किए हुआ था क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे हाथों में सोने की 7 अंगूठियां थी। इसका मतलब क्या था ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरा नाम शोमा है और मेरी उम्र 19 साल हुई तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हम लोग जिस गांव में रहते थे, यहाँ पे ये समझे कि कुल 100 घर थे। इन घरों में अंदर ही कोई डॉक्टर था तो कोई टीचर, किसी ने कपड़े की दुकान बनाई थी तो किसी ने खाने पीने की। अपने शहर जाना बहुत कम होता था। हमारा गांव बहुत छोटा सा था, लेकिन इस गांव को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम सब लोग सरकार की ज़मीन पे बैठे हुए थे। मुफ्त की ज़मीन पे बैठे रहने की वजह हम लोगों के दिमाग बंद हो गए थे और हम लोग यही सोच में बैठे थे कि बस बैठे बैठाए घर मिल रहा है, वरना कौन किराया देगा। बिजली भी हमारी मुफ्त की थी। ऐसा लगता था कि सरकार इस छोटे से गांव को भूल गई है और इस गांव में अपने ही बहुत सी अजीबोगरीब रस्में बना ली थी। जब तक छोटी थी, जवान हो रही थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि इन रस्मों का असर मुझ पर भी पड़ेगा। लेकिन जब मैं जवान हो गई थी और मेरी शादी की उम्र हो गई थी और अब इन सारी रस्मों का असर मुझ पर पड़ने लगा था, क्योंकि ये सारी रस्में ज़्यादातर औरतों के लिए ही बनाई गई थी। मर्दों को इस गांव में खुली आज़ादी थी, लेकिन औरतों को शायद इस तरह की ज़िंदगी दी जाती थी कि उन्हें अपने सांसें भी लगने लगती थी, भारी लगने लगती थी। लेकिन बचपन से लेके जवानी तक अपनी माँ की हमेशा उदास ही देखा था। वो हमेशा रोती रहती थी। मेरे बाबा के 3 भाई थे। मेरी माँ इन सब में काम करती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके कपड़े इस्त्री करती थी, उन्हें खाना बना कर देती थी। कभी कभी वो मेरी माँ से झगड़ा भी करने लग जाते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरी माँ से बाबा की तरह क्यों झगड़ते हैं। मैं उनसे पूछती थी पर वह मुझे बताती नहीं थी। खैर, मेरे लिए रिश्ता देख लिया गया। मुझे बड़ा शौक था मेरे माँ बाप आपस में क्या बातें कर रहे हैं, मेरे रिश्ते की बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं छुप के उनकी बातें सुन रही थी। मेरे पापा के ने कहा कि अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे भाई हैं। जैसे ही मेरे पापा ने कहा कि ज़्यादा भाई हैं तो मेरी माँ हैरान रह गई। उसने कहा कि ज़्यादा भाई? मैं कभी भी इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी जहां इतने भाई हो। आप ये क्यों समझ रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लगता है मेरी माँ परेशान हो गई थी कि इतने मर्दों के घर में बहुत सारे काम होंगे, उनके कपड़े धोना होगा, कपड़े इस्त्री करना होगा, लेकिन इस गांव के लोग खुद से हिल के पानी तक नहीं पीते थे। इस गांव की औरतों ने मर्दों पर
इतना बिगड़ा हुआ था कि वो सारे काम उनसे ही करवाते थे। ऐसे में 7 मर्दों वाले घर में जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। मेरे पापा ने कहा कि पागल, वो इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में भी ज़मीनें हैं उनकी। हम तो एक ही थाली के मेंढक बन के इधर उधर बैठे रहते हैं। उन्होंने तो शहर में भी घर बना लिया है। कल की तुम्हारी बेटी शादी करके शहर चली जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि शहर चली जाएगी, और जो भाई हैं उनका क्या? नहीं नहीं, मैं इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ शायद भूल गई थी कि मेरी माँ को इतना बोलने की इजाज़त नहीं थी, और उनकी इतनी बात किसी ने भी नहीं सुनी थी। मेरे पापा ने उन्हें शायद गुस्से से देखा था। उसके बाद मेरी माँ की आवाज़ ही नहीं आई, और सुबह मेरी माँ ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखा दी और कहा कि यही है लड़का जिसके साथ तेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन उसके भाई हैं। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, भाई हैं तो क्या हुआ, देखो तो सही कितना हैंडसम लड़का है। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार, अपनी आवाज़ यहीं बंद कर, तेरे पापा ने सुन ली तो मेरी जुबान निकाल देगा। तुझे हैंडसम की पड़ी है, तू ये नहीं सोच रही है कि घर में इतने मर्द हैं। मैंने कहा कि आपके घर में भी तो मर्द हैं, मैं क्या करूं, आपकी तरह थोड़ी हूं कि अपनी दीवारों की नाज नखड़े उठाऊंगी। अरे अपना काम करेंगे। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ के ऐसे बैठी थी जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बस मैं इस लड़के की तस्वीर देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तस्वीर देख के ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मोहब्बत हो गई है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको, अब आप रो क्यों रही हैं? अरे मैं तो ऐसा ही कह रही थी, अच्छा नहीं करते हैं यहाँ पे शादी। वो कहने लगी, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, तेरी शादी इधर ही होने वाली है। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे बताइए क्या हुआ, क्या कोई बात है? तो कहने लगी कुछ नहीं। अपने आंसू साफ करती हुई वहाँ से चली गई। उसके बाद जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरी माँ परेशान ही रही, बार बार रोती रही थी। मैंने अपने पापा से कहा माँ क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है? तो कहने लगे तो रुखसत हो रही है इसीलिए वो परेशान है। हाँ, ये बात तो थी कि वह मुझे प्यार बहुत करती थी, और बेटी के घर से जा रही थी तो माँ परेशान होती है। खैर मेरी शादी हो गई, और मेरे पति का नाम शमीर था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था। शादियों पे भी इन लोगों ने अजीबोगरीब रस्में करवाई। उन्होंने कहा कि घूंघट नहीं उठेगा, हम नहीं चाहते कि हमारी बहू कोई और देखे, यह सिर्फ अपने पति के लिए तैयार हुई है, वही इसे देखेगा। मेरे घर वालों ने भी कहा अच्छी बात है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं, हमें किसी को दिखाने का क्या करना है। शादी की रात में अपने कमरे में बैठी थी और एक बात पे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वैसे तो शादीशुदा लोगों के कमरे में ऐसे ही बेड होता है, या चारपाई होता है, या डबल बेड होता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरे कमरे में जितने भी जगह थे सब पे ही पलंग थे। और इन लोगों ने जल्दी में कमरा सेट नहीं किया हुआ था, और मुझे बाद में कमरा कर दिया जाएगा, वरना इस कमरे में इतने सारे बेड का क्या काम था। अभी वहीं बैठी थी और मेरी सास भी मेरे पास आकर बैठ गई। जब मेरा एक देवर वहाँ पर आया और कहने लगा कि वो मेरे कपड़े अंदर पड़े हैं, मैं उठा लूँ। मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे में इसके कपड़े क्या कर रहे हैं। खैर मेरी सास ने उससे कहा हाँ उठा लो, और अपने कपड़े लेकर और मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ वहाँ से चला गया। इन सब भाइयों ने एक जैसी शेरवानी पहन रखी थी। मेरी सास ने कहा कि खुश हैं ना सारे, इसीलिए। खैर मेरी सास मेरे पास क्यों बैठी थी ये तो मुझे बाद में पता चल गया। वो इसीलिए मेरे पास बैठी थी कि ये जानकर हैरानी रह गई। कहने लगा कितनी प्यारी बहू है मेरी, कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम है। अच्छा देख तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ एक रस्म है, शादी की रात सास भी बहू को कुछ देती है। मैं खुश हुई कि चलो ऐसे भी कोई रस्म है जिसमें सास भी बहू को कुछ देती है। मैंने कहा जी जो भी आप दें आपकी मर्जी। उन्होंने मेरे हाथ पे एक ऐसी चीज़ रख दी, जब मैं उस चीज़ को महसूस किया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी अब ये तेरे ही है
और यूं समझ के इस पूरे खानदान की इज्जत थमा दी है। मैंने तेरे हाथ में, सुबह मैं इसको वापस लेने के लिए आऊँगी। देख, मुझे मायूस न करना, ठीक है ना? मेरी बेटी, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तुझे कोई भी तंग करे मुझे ये बताना, मैं उनके कान खींचूंगी। अभी देकर कह रही थी कि मैं सुबह वापस लेने के लिए आऊँगी। मेरा माथा वगैरह चूमा, मुझे प्यार किया, मेरी तरफ देखी और मेरे पास दूध का पूरा जग रख करके चली गई। मैंने कहा, माँ जी, यह दूध इतना सारा क्यों रखा है आपने? ये तो खराब हो जाएगा। कहने लगी, तुम पीना, तुम्हारा पति भी पिएगा। मैं हैरान थी कि पूरा जग भर कर कौन पिएगा? यह तो वो पुराने ज़माने का जग था जो बहुत बड़ा सा था, स्टील का बना हुआ था, शायद तांबे का भी हुआ था। इसके अंदर कम से कम 10-15 गिलास दूध था। बस लोगों के इतना दूध पी लेना था। मेरा तो वैसे भी कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने उनको कहा कि यह ले जाएं, खराब हो जाएगा, पर वो हंसने लगी। उन्होंने कहा, नहीं खराब होगा, अरे एक कतरा भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। क्यों? इस दूध के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डाली थी कि हम उसे पागलों की तरह पी जाते हैं। मैं शॉपर हटाई और उस चीज़ को अंदर से देखा तो अपना सर पकड़ लिया। 4 सेकंड तो मेरा दिमाग जैसे बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई कि क्या है, वो क्यों ऐसा करना चाहती है। मुझे अचानक से अजीब सा लगा, गुस्सा भी आ रहा था। ये क्या हरकत है? उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरे साथ भी होने वाली थी, क्योंकि इस शॉपर के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग के चादर थे। पूरा चादर नहीं था, इसीलिए क्योंकि समझना दुपट्टा थोड़ी बड़ी थी। मैंने उसे एक साइड पर रख दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गई। सोचने लगी, ये शादी, ये ब्याह बस सुनने में ही अच्छी लगती हैं, असल में तो मीठी छुरी होती हैं। मैं इसी के बारे में सोचने लगी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि एक वही चीज़ थी इस सारे रिश्ते और इनमें सारे मामले में जो मुझे ये महसूस करने पे मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ है। बाकी जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी उनके पतियों की शक्ल देखने के लायक नहीं थी। कोई बहुत ज़्यादा मोटा तो कोई बहुत ज़्यादा काला था, लेकिन मेरा हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो कमरे में आया और मेरे सामने आके बैठ गया। उसके आने से पहले मैंने घूंघट गिरा लिया था। जब मैंने घूंघट उठाया तो मैंने उसे गौर से देखा, इतना करीब ये किसी मर्द की पहली दफ़ा देखा था। वाकई बहुत खूबसूरत था। उसने अपने कोट के जेब में एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। मैं हैरान हुई कि उसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। आजकल तो सोना बड़ा महंगा था। मैं बहुत खुश हो गई थी। फिर वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, लेकिन तुमने मेरी बात मानी है। मैंने कहा, आपकी हर बात मानूंगी, किससे नहीं मानूंगी। ये बात पे वो खुश हो गया। फिर मुझसे बहुत से प्यार करी बातें करने लगा। उसने एक गिलास दूध भी पिया था। मुझे कहा, तुम भी पी लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पीना, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर चला गया। इस कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था, इसीलिए शायद बाथरूम गया होगा। लेकिन जब वापस आया तो मेरे सामने आके दोबारा बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सर झुकाया हुआ था, आंखें नीचे की हुई थी, और उसने मेरी दूसरी उंगली के अंदर भी एक सोने की अंगूठी पहना दी। मैंने पहली अंगूठी को देखा जो दूसरे से अलग थी और थोड़ी भी बड़ी थी। मैं हैरान हुई कि 2 सोने की अंगूठियाँ, और जब सोना सामने देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये आदमी मेरा पति नहीं था, ये मेरा एक देवर था। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो आप यहाँ, क्या कर रहे हैं आप? इस बात पे मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे इस बात बताई कि मैं हैरान रह गई। 2 दिन गुजर गए थे। मेरी उंगलियों में 7 सोने की अंगूठियाँ थी जो मुझे मुंह दिखाई में मिली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदा नहीं हूँ, बस एक जगह बैठी रहती थी। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, 1 हफ्ता तो मेरे पास है आराम करने के लिए, उसके बाद सारे घर के काम तुम्हें ही करने हैं। अच्छा, तो तू हिम्मत नहीं करेगी? ये सब कैसे होगा? और तूने जो मुझे तोहफा वापस किया था वो मैं
खुश कर दिया, हमेशा संभाल कर रखूंगी। तू वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी कुएं में खड़ी होकर बोल रही थी। मेरे कान बंद हो गए थे, मेरा दिमाग बंद हो गया था, मेरी जुबानें बंद चल रही थी। अब मुझे मेरी अपनी माँ की सारी ज़िंदगी समझ में आ गई थी। और जब वो कह रही थी कि इस घर में देवर ज़्यादा हैं, तो वो इसीलिए नहीं कह रही थी क्योंकि मुझे उन सब के काम करने पड़ेंगे। वो इसीलिए कह रही थी कि मुझे समझ आ गया था उस वक्त अगर मैं किसी से मिलना चाहती थी तो वो मेरी माँ से। लेकिन यहाँ पे ये रस्म थी कि जब शादी हो जाती थी तो उसके बाद से कोई रस्म नहीं थी जिसे लड़की की माँ बाप घर आ जाते या लड़की वापस घर जा सकती थी। 1 हफ्ते के बाद लड़की की माँ बाप लड़की और उसके पति की दावत पे आते थे। अभी उनमें 4 दिन की रस्म और बाकी थी। मेरी सास ने बातें सुनानी शुरू कर दिया था। ये देखो जरा, 2 दिन की दुल्हन बैठ गई, धार मार मार कर रो रही है। इस तरह तो इस घर पे कोई मुसीबत आ जाएगी। यह तो मेरे घर की नपुंसक डाल रही है। अरे कोई इसको समझाओ कि ऐसा नहीं करना है, इसको रोको, कोई तो रोको। थोड़ी देर बाद मेरा एक देवर मेरी तरफ आया। बढ़ते ही हक से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, रोशनी चलो कमरे में चलो। मैं उसका हाथ छुड़ाकर मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे हाथ भी मत लगाना। मेरी सास ने कहा, हाँ ये देखो अपने पति से कैसे बात कर रही, ये तो बड़ी बदतमीज है। अरे तुझे नहीं पता है, ये गांव की रस्म है। मैं तो क्या यही बच्चे थी, मैं तो इंग्लैंड से पैदा होकर आई हूँ। तेरी माँ ने तुझे कुछ समझाया नहीं? ठीक है, तू कह रही थी कि वो अब यहाँ सब कुछ होता है, तो मेरी माँ के इस समझना चाहिए था, तुझे बताना चाहिए था। यह गलती मेरी माँ की थी कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मुझे पहले ही बता देती और कुछ ना कुछ तो मैं जहर खा लेती। मुझे ये ज़िंदगी तो जीनी नहीं पड़ती। मैं सचमुच जहर खा लेती क्योंकि ये ज़िंदगी तो अब बहुत बुरी थी। मैं इसके 2 दिन गुजर चुके थे। मैं बहुत बुरी हाल में थी। जिसे अपना पति मानूं, किसे पति समझूं, बाकी सबको नहीं। और वो था समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने उसको भी नाराज़गी दिखाई। उसने कहा, रोशनी मेरी बात सुनो, कमरे में चलते हैं। वह मुझे कमरे में ले आया। उसने मुझे बैठाया, मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, क्यों नहीं रोऊं मैं? आपको नहीं पता क्यों रो रही हूँ? आपको यह सब कुछ नॉर्मल लगता है, आपके दिमाग तो ठीक है, आपको क्या हो गया है? उसने कहा, देखो पहली बार की बात है ये, मुझसे इस तरह से बात मत करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, इज्जत से बात करो, आराम से बात करो। मैं तुम्हें यहाँ बात करने के लिए ही लाया हूँ। और दूसरी बात, तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा, आपके सहारे मैं यहाँ आई थी। आप मेरे पति हैं, मैं सिर्फ आपके लिए आई थी, बाकी सब के लिए तो नहीं आई थी। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरी माँ ने भी मुझे नहीं बताया। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मेरी शादी कर दी। उन्होंने बताया तो नहीं था। अब तो किसी तरह मुझे यह सब कुछ बता सकते थे। मैं आपसे शादी करना चाहती थी, मैं खुदकशी कर लेती। और कहने लगा, तुम्हें पता है जहाँ पर एक इंसान खुदकशी करता है वहाँ पे मुसीबत आ जाती है। तुम्हें इस गांव की किसी भी रस्म के बारे में नहीं पता। ये सब तुम्हारी माँ की गलती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो यह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, मेरी माँ ने भी। अब तुम्हें भी ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ ये बात है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन देखो कोई नहीं मरता, तुम भी नहीं मरोगी और तुम्हें भी खुश हो रहना चाहिए। हम सब मिलकर तुम्हें लाड करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि तुम कहोगी
ये कैसे हो रहा है? अपने हाथ को उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर कहा, देखो सोने की 7 अंगूठियां, 7 अंगूठियां रोशनी, तुम एक अंगूठी भी नहीं मिलनी चाहिए थी और यहाँ तुम्हारे हाथों में 7 अंगूठियां। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जिंदगी में किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जिस पे वह खुशी हो सकता है। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मेरा पति तो बड़ा ही बेशर्म है, इसको किसी बात की फिक्र ही नहीं है, लेकिन मैं ये जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने कहा, देखो रोना धोना बंद करो, तुम अभी अभी दुल्हन बनी हो, तुम्हारे यहाँ पे शुरू के दिन ऐसे ही होते हैं, तुम रोगी धोगी तो ये सब पे मुसीबत आ जाएगा। मैंने कहा, आ जाए तो आ जाए, मुझ पर मुसीबत आएगी तो सब पे आएगी, क्योंकि मुसीबत तो आनी ही है। अभी मैं बोल रही थी तो मेरे पति ने मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा। अचानक से वो अपनी औकात पे आ गया। उसने कहा कि एक तो मैं तेरे प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तू फजूल की बातें करेगी। हम सब तो मारना चाहती हो, हमारी मौत की दुआएं कर रही हो, हम मरेंगे न तुझे मार देंगे। पता नहीं कैसी बातें कर रही है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ की ही नहीं कहीं और की उठा लाए हैं। ले जाऊंगा तुझे तेरी घर के अंदर, आराम से सब कुछ बता देंगी। इसके बाद क्षण भी ना करना। हमारे सामने इज्जत दे रहे हैं तो उसको हजम करना सीख, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। मैं चीख मार मार कर रो रही थी, मेरी चीखें बाहर तक जा रही थी। उन लोगों को मेरे रोने से परेशानी थी और मैं ज़्यादा रो रही थी। जब इंसान के पास बदला लेने के लिए कुछ नहीं होता तो वो फिर इसी तरह हरकतें करता है। वो कह रहे थे कि रोना नहीं, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। मैं तो चाहती थी कि इनके ऊपर मुसीबत आ जाए, इसीलिए मैं और ज़्यादा चीखें मार मार कर रो रही थी। लेकिन एक इंसान कितना रो सकता है? मेरी आवाज़ बैठ गई थी, गला बैठ गए थे, आंखें सूज गई थी, आंखों में जलन होने लगी थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी। मुझे लगा कि खाना भी नहीं खाऊंगी तो ये लोग मुझे वापस छोड़ देंगे, इस बात को ख़त्म कर देंगे, मेरी बात मानेंगे। लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और बहुत ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे पहले 7 दिन गुजर गए थे, अब हम सब की दावत थी और अपने मांस की मिलने वाली थी। मुझे बड़ा करके ले जाया गया था, घर में बड़ा अच्छा खाना बना था। मैं हैरान थी कि सब लोग नॉर्मल थे, सब लोग खुश थे, किसी को किसी की बात की फिक्र ही नहीं थी। मेरी माँ को भी मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिल रहा था। खाना खाने के बाद वो बर्तन धो रही थी तो मैं वापस जाकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में एक सवाल था, वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं ये बात पूछने कहने आई हूँ। हाँ, गलती मेरी ही की, मैंने तुझे बताया नहीं। अगर तुझे बता देती तो तू शादी नहीं करती, अगर तेरे बाप पीछे पड़ जाता। माफ़ कर दे बेटी। मैंने कहा, माफ़ कर दूं? माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है जब तक इंसान किसी चीज़ को कबूल नहीं करता वो इसीलिए नॉर्मल नहीं होती, लेकिन जब नॉर्मल कर लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। देख, इस बारे में अच्छा अच्छा सोच। मैंने कहा, नहीं, आप भी वही बातें कर रही हैं जो मेरी सास ने की, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या रह गया? बस मुझे पता चल गया कि मैं अकेली आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं, अपने दिल की बात कोई नहीं करूँगी, दोबारा मिलने भी नहीं आऊँगी। मेरी माँ ने कहा, देख तू गलती पे रास्ते जा रही है, मेरी बात तो सुन। मैं उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं बाहर आकर बैठ गई। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मैं चुप थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मुझे लगता था कि बोलती हूँ और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था यह सच सोच के बर्दाश्त के बाहर है, मेरी मदद करेगा। सबसे ज़्यादा बेबस थी और सबसे ज़्यादा मजबूर थी और यह सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब मुझे अपना दिमाग चलाना था जो फ़िलहाल बंद हो चुका था। मुझे कुछ न कुछ तो ज़रूर करना था। बस मैं घर में काम में करती, इस घर में होने वाली फालतू रस्म को बर्दाश्त करती थी। वे सब मेरे दीवाने हो चुके थे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन अपनी अहमियत जानने के लिए मैंने एक बात कर दी। मैंने कहा कि मुझे बड़ा वाला पिज़्ज़ा खाना है और हमारे गांव से पिज़्ज़ा नहीं मिलता। मैंने भी पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था, लेकिन इसके बारे में ज़रूर सुना था। कभी कभी मेरे बाप के पास पैसे फ़ोन आते थे तो वह
खिला देता था, वरना मुझे तो फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं थी। यह बात मैंने समीर से कही थी, लेकिन बाकी लोगों ने भी किसी तरह सुन ली थी। थोड़ी देर बाद वो सब घर से गायब थे। मेरी सास ने कहा, यह सब कहाँ चले गए? क्या तूने कहीं भेजा है? मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैंने तो कहीं नहीं भेजा है। मैंने कहाँ भेजूंगी? कहने लगी, अच्छा चल, सब ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो बारी बारी आएंगे तो पूरे घर के लिए पिज़्ज़ा की खुशबू आने लगी। मेरी सास ने कहा, ये क्या उठा लाए हो डब्बों के अंदर? यह क्या चीज़ है? कहने लगे, ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा बड़ा मज़ेदार होता है, रोशनी ने मंगवाया था। मेरी सास हैरान रह गई। उसने तुम सबसे पिज़्ज़ा मंगवाया था? कहने लगे, नहीं, लेकिन हम सब इसके लिए लाना चाहते थे और मैं पहले से लेकर आया हूँ। दूसरा कहने लगा, मैं पहले से ले आया हूँ। तीसरा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उससे पहले से लाया हूँ। नहीं, मेरा वाला खाएगी, मेरा वाला खाएगी। आपस में लड़ने लगे। मेरी सास ने अपना सर पकड़ लिया और मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सारे बेवकूफ़ हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है। कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। घर में इतने पिज़्ज़े थे कि अगले 4 दिन तक हम सब ने वही खाया, बल्कि बाकी गांव वालों को भी खिलाया। मेरी सास ने मुझसे कहा, ये तूने अच्छी हरकत नहीं की। मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ समीर से कहा था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मैं तो समीर से कहती हूँ और किसी से नहीं कहती। इन सब ने सुन लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी सास ने कहा, तू खूबसूरत है ना, इसीलिए। अगर तू खूबसूरत नहीं होती तो फिर तुझे पता चलता कि मैंने कहा। हाँ, मैं खूबसूरत हूँ, अच्छी बात है, मैं इस तरह से बातें करती हूँ, नहीं तो वह बदतमीजी होती है और ही हो जाता है। मैंने सोच लिया था कि मैंने इनसे किसी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूँगी और जब शहर पहुँच जाऊँगी तो वहाँ से गायब हो जाऊँगी। यह कहने में कितना आसान लग रहा था, करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर बीवी को बाहर ले जाने का रस्म नहीं था और घर शहर में कोई भी नहीं ले जाता था। हाँ, कभी कोई इस दुनिया से जा रही थी तो उसको अस्पताल ले जाते थे, लेकिन वह एक अलग मामला था और वह एक दूसरा ऑप्शन था कि बीमारी का नाटक करूं और मुझे अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन इसमें मुझे रिस्क लगता था, क्योंकि यहाँ पर 1-2 डॉक्टर थे, वे बता देते कि बीमार नहीं हूँ और मेरा झूठ पकड़ा जाता। इसीलिए मुझे कोई ऐसा प्लान बनाना आसान नहीं लगता था। और इनमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और मेरा हद से ज़्यादा दीवाना था। उसने कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे शहर देखना है, बस 1 दिन के लिए, सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। कहने लगा, हाँ ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस शादी को 2-3 महीने हो गए थे, तब कहीं जाकर मैं यह प्लान बनाने में कामयाब हुई थी और अब उसे ट्राई करने भी वाली थी। हम लोग शहर भी पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। वह वहीं मुझे कहीं अस्पताल ले गया और डॉक्टर माँ बनने वाली है तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा मुसीबत था। डॉक्टर यही समझा कि यह मेरा पति है जिसके साथ वह आई है और मुझे बताया कि फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। उसने कहा कि अब यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे शहर देखना है। तो कहने लगा, पागल, ऐसी हालत में तुम शहर में घूमोगी फिर क्या हो जाएगा? वह मेरा अपना हाथ नहीं छोड़ना चाहता था। पता नहीं वो ख्याल कर रहा था या मुझे उसे शक हो गया था। मैं यहाँ से भागना चाहती थी। वह मुझे वापस गांव ले आया। उसने किसी को नहीं बताया कि हम शहर गए थे, बस यह बताया कि उसकी तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर के पास ले गया था। ये माँ बनने वाली है। मेरी सास सबसे ज़्यादा खुश हुई और बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। या तो ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा फिजूल दिमाग के लोग थे, ये सब लोग पागल थे। मेरी सास ने तो इतनी खुशियाँ मनाई कि
अपने गले की सोने की चैन उठाकर मेरे गले में पहनाई। वो सब भी मेरे लिए फूल लेकर आए, तोहफे लेकर आए, कपड़े लेकर आए। इतना सामान था कि मेरे कमरे में रखने की जगह तक नहीं थी। बहुत ज़्यादा खुश थे और अब वो मिलकर मेरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरे लिए इनका ख्याल भी जहर से कम नहीं था। मुझे उनकी शक्ल देखकर नफ़रत होती थी, मुझे गुस्सा आता था। मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था सिवाय डॉक्टर के पास। मुझे कहीं पे भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी कोई दोस्त तो भी वैसे भी नहीं थी, क्योंकि इस गांव में हम सब की पढ़ाई घर पे हुई थी और हमें किसी के घर जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। मैं बड़ी परेशान थी। अब मैं क्या करती? मैंने यही सोचा था कि मैं शहर जाकर कहीं से गायब हो जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, कहीं भी जाऊंगी, औरतों के किसी सेंटर में चली जाऊंगी और अगर वहाँ कुछ न कर पाई तो अपनी जान दे के किस्सा ख़त्म कर दूंगी। लेकिन अब मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ एक और जान थी। और उसका क्या कसूर था? यह क्या कसूर नहीं था। मैं इस गांव में रहती थी, इसका यही कसूर था कि मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब कुछ लिया और इसका कसूर यही था कि उस बाप के अंदर बिल्कुल भी गैरत नहीं थी। और कौन से बाप के अंदर? मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे अजीब स्थिति में फंस चुकी थी। अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। ये ऑप्शन मेरी ज़िंदगी से निकल गया। मैं अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी उसके ख़त्म कर देती। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं बुज़दिल नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास और क्या रह गया था? सोचो, उनकी गैर जिम्मेदारी कोशिश करती समीर से बात कर सकती थी, क्योंकि मैं उसे ही अपना पति मानती थी, बाकी को नहीं। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा कि देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ, अगर मेरे घर में बेटी हुई तो। कहने लगा कि बेटी हो गई तो अच्छी बात है। देखो, हमारे घर में इतने सारे मर्द हैं, हमें तो बेटियां वैसी अच्छी लगती हैं। बेटी हो गई तो हम सब पे परी होगी और हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। छोटी सी प्यारी सी बेटी हम सब की है। मैंने कहा, मैं यह कह रही हूँ कि अगर हमारी बेटी हो गई तो वह भी कल को जवान होगी और उसको भी ऐसी ज़िंदगी जीनी होगी। तुम्हें कैसा लगेगा? कहने लगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तुम जो कहती हो हम करते हैं। हम पिज़्ज़ा बना लाते हैं, तुम्हें हर जगह घुमाते हैं, इतना ख्याल करते हैं कि तुम्हारा। मैंने कहा, यह सब कुदरत के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मैं खुद यह सब बुरा नहीं मानती। उसने कहा, नहीं 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 लगता और मानना भी नहीं चाहिए। बार बार इस तरह की बातें करना छोड़ दो। देखो, तुम्हें इशारे मिल रहे हैं, यह अब तुम्हारा घर है, तुम मानने वाली हो और हम तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। और इस घर के अमानत जो तुम्हारे पास है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती कहीं भी। यकीन करो कि तुम ये खुदकिस्मत हो कि। मैंने कहा, रस्में तो क्या होती हैं, इन रस्मों को तोड़ा भी जा सकता है। कहने लगा, नहीं, ये रस्म अच्छी होती हैं, इन रस्मों को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं रस्म के साथ चलने वाला आदमी हूँ। जो इंसान अपनी रस्मों को, अपनी जड़ों को भूल जाता है, वह ज़िंदगी के रसाओ रह जाता है। दुनिया वाले बुरा समझते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस प्यारे से समझाने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन उनके एक रिश्तेदार घर में आई। वैसे तो उन्हें काफ़ी सारे रिश्तेदार आते रहते थे, लेकिन वे सब भी इनकी तरह जाहिल और दकियानूसी ख्यालात के थे। लेकिन ये लड़की कुछ पढ़ी लिखी लग रही थी और सुना कि इसकी शादी शहर में हुई थी। समीर की बीवी को बुला दो, मैं उसी के देखने के लिए आई हूँ। शादी में तो मैं नहीं आ सकी, सुना है माँ भी बनने वाली है। चलो, डबल मुबारकबाद दे दूंगी, मेरे लिए तोहफा भी लाई थी। जब उसने इस तरफ की बातें की, मैं समीर की बीवी हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद मैं इससे बातें कर सकती हूँ। बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ करके मैंने उसे अकेले में यह बात की और उसे यह सब कुछ बता दिया। उसने कहा, तुम मजाक कर रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इस घर में यही सब कुछ हो रहा है और इस गांव में तो यही होता है। उसने कहा, इस गांव में यह सब कुछ कैसे होता है? अब नहीं होता है। अब वैसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर यह सब कुछ नहीं होता। यूँ समझ लो कि आटे में नमक बराबर
तुम्हारी शायद बदकिस्मती है कि तुम्हारे अपने घर में यही सब कुछ होता है और तुम भी यहाँ आ गई हो, क्योंकि जाहिर तो है एक जैसे लोगों के आपस में रिश्ते लेकर ये, क्योंकि इनकी सोच आपस में मिलती होगी। तुम बाहर नहीं निकलती हो। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं निकलती। उसने कहा अच्छा, मैं भी तो इसी गांव की हूँ ना, यहीं पर पैदा हुई हूँ। देखो मुझे, मैं तो शहर जाकर रहती हूँ, मेरी तो शहर में शादी हुई है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, मेरा एक ही पति है और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा क्या आप कहना चाहती हो जो मेरे साथ हो रहा है वो एक धोखा है? उसने कहा हाँ धोखा है, ये लोग रस्मों के नाम पर इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग और भी बहुत ज़्यादा कुछ बात करना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला। पर उसने अपना एक कार्ड मेरे हाथ में पकड़ा दिया, उसने मैंने छुपा लिया। वह थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर वापस चली गई। मेरी सास को जब पता चला कि हम लोग आपस में कोई बात कर रहे थे तो उसने कहा हमें अकेले बैठने ही नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, ये रस्म होती थी और लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अभी भी इन रस्मों को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ये फ़ायदा उठा रहे थे मेरा। मैं तो समझ रही थी कि जो भी हो रहा है कम से कम मेरा ख्याल तो किया जा रहा है, लेकिन ये सब लोग झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे। अब बस ऊपर वाला ही कह सकती थी कि वही मेरी मदद करे और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे दिन करीब आने लगे और मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मेरी सास ने कहा कि लगता है इसका आखिरी वक्त आने वाला है, बस अब तैयारी करो, इस घर में बच्चा आने वाला है। मेरा भी बहुत ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन मुझे यह ख्याल करना ऐसा लग रहा था जैसे मैं बकरी को तैयार किया जाता है। पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत थे। मुझे शुरू में डॉक्टर के पास ले जाया गया, सबके बाद डॉक्टर पास ले जाया गया, कहा गया कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं भी भागने की कोशिश शहर तक गई थी, उस वक्त मेरा शायद पहला महीना था। उसके बाद बस यही पर एक डॉक्टर था जिसके चेकअप करवाया जाता था और मैं अपने आप में हैरान थी कि मुझे सब कुछ क्यों नहीं हो गया था, मैं क्यों नहीं मर गई थी। आखिर वक्त आ गया, अस्पताल ले जाया गया क्योंकि मेरा केस खराब हो गया था। जब अस्पताल ले गए तो बच्चा हो गया तो सबसे पहले डॉक्टर की चीखें निकली। ये लोग भी बच्चे के उठाते हुए डर भी रहे थे, इनकी भी चीखें निकल रही थी और ये लोग हैरान रह गए थे क्योंकि ये तो किसी भी पता नहीं था कि इस बच्चे के बाप कौन हैं। पर इस बच्चे की 7 टांगें थी। सब लोग इस बच्चे को देखकर हैरान रह गए थे, उनके मुंह लटके हुए थे। ये कैसा बच्चा है, अब क्या होगा? मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे आप वापस लाया गया था। मैंने उस कार्ड के ऊपर फ़ोन करके पता किया, अभी भी अस्पताल में ही थी। वह लड़की समझ गई कि क्या मामला है और अकेली नहीं आई, अपने साथ पुलिस और एक औरत के सेंटर इंचार्ज को ले आई थी। मेरी सास कहानी बड़ी दर्द भरी लगी थी। उसने मेरी मदद करने की हामी भर ली थी। कानून के मुताबिक मेरा पति सिर्फ बीमा समीर नहीं था, बल्कि सबको पकड़कर पुलिस वाले के हवाले कर दिया गया। अभी हम यह सब कुछ कर ही रहे थे कि पता चला कि वो बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि इस तरह के बच्चे 2 दिन से 3 दिन नहीं जीते। यह दुख भरी मुसीबत बड़ा था। मेरी औलाद थी, मैंने 9 महीने इसे इंतज़ार करके पाला था। मेरी औलाद, मेरे समीर को एक जगह पर बैठाया गया और उसे पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी के साथ यह क्या करना चाहते थे? उसने अच्छी तरीके से अपने साथ रखना चाहते हो या तुम उसे छोड़ना चाहते हो? नहीं तो अभी इसी वक्त इसी तुमसे तलाक हो जाएगी और वो भी 1 सेकंड में। मैं क्यों? हमारे पास बहुत बड़ी वजह है। उसने रोना शुरू कर दिया और अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा कि ये सब मुझे मेरी माँ ने कहा था, मैं नहीं करना चाहता था। मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इस पर भरोसा नहीं था, इसलिए सेंटर वालों को कहा तुम इस गांव में नहीं रहोगे, अपनी माँ और भाइयों के साथ नहीं रहोगे, शहर में तुम्हें रहने की जगह दी जाएगी, वहीं पर तुम्हें काम करना होगा और तुम वहीं पर रहोगे।
और हम आकर बार बार चेक करते रहेंगे। मैंने वापस मुड़कर ना तो अपनी सास और बाकी सब की तरफ देखा और ना ही अपने माँ बाप की तरफ देखा, क्योंकि वो भी इन सब के बराबर जिम्मेदार थे। लेकिन मैंने उन्हें कानून से बचा लिया। कानून का सहारा लेकर अब मैं समीर के साथ रहती हूँ और वह काफ़ी हद तक बदल गया है। मेरे सामने शर्मिंदा शर्मिंदा रहता है, इसीलिए उसके साथ रहना मुझे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि जो मैं कहती हूँ वो मान लेता है। जब मर्द औरत गुनहगार हो जाता है तो फिर वह बहुत अच्छा इंसान साबित होता है। यह कोई फिल्म या ड्रामा तो था नहीं। मेरी ज़िंदगी का ये सब लोग बकवास निकल रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, एक सफल औरत बन जाती। लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने पति के साथ ही रह सकती थी, चाहे वो जैसा भी था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।